हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। लास्ट टॉपिक हमारा, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वो ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वीबीटी कवर किया था और कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में समझा था मैंने। हाइब्रिडेशन के बाद ऐसे ही आपको थोड़ा हिंट देने लग गया था मैंने, और हाइब्रिडेशन के बारे में हमने चीजें डिस्कस करी थी। और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। SO2 था, मैंने आपसे पूछा था बॉन्डिंग के टाइप के बारे में, पूरा देख लेते हैं। सबको पता है सेंट्रल एटम क्या हुआ है, तो सब बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया होगा सबको पता होगा। सिस्टीन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 3 अगर आ रहा है तो ये अपना जो वैलेंस शेल है उस पर एक्सपेंड कर सकता है, और यहाँ पे 3d 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ सल्फर नॉर्मल, मैं इसके केवल वैलेंस बॉन्ड का केवल वैलेंस शेल का केवल लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वैलेंस शेल में जो होंगे वो आपके 3 वाला जो शेल होगा वो इसका वैलेंस शेल होगा सल्फर का, और 3d वैकेंट है इसलिए मैं इसको बना लेता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग, मैं ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिख रहा है इसमें 2 है, 2 रख दिए भाई, पी में 4 है। होल्स रूल को फॉलो करने के बाद फिर वही चीज मैंने वापस कर दिया। अब मुझे बॉन्ड कितने बनाने हैं। एक ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है बेटा, 2, और 2 बनाएंगे कितने, 4। क्या 4 बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इस केस के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वीबीटी कहता है जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल और सेंट्रल एटम के, वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है। हमें कितने चाहिए, 4। तो मतलब ये है ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट उस वीडियो में। तो एक्साइटेड स्टेट अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं 1 लिख दे रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं 2 भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है P वाला पहले एक्साइट होके जाएगा, S वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होता है S सबसेल का कंपैरेटिवली P सबसेल के। लेकिन जब उनका n नंबर मतलब प्रिंसिपल बॉन्ड नंबर क्या हो, सेम। ठीक है, तो इस चीज को आगे देखते हुए, तो ये चीज मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सर्कल कर लूंगा। ये चीज यहाँ एक्साइटेड होकर यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने चेंज कर दिया, मुझे कुछ बताना है इनके बारे में। ये हो गया आपका ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, तो 1 2 3 4, ये मेरे 4 हो गए। ठीक, क्या मुझे अब एक्साइटेड स्टेट और करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक्साइटेड स्टेट जब जाएगा जब हम मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस केस के अंदर पहले एटम को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वैलेंस शेल केवल सल्फर का है। एटम को करेंगे ताकि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जब उसको प्रोवाइड किया तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, तब ये हुआ, तब जाके बॉन्डिंग कर सकता है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब बात करेंगे ऑक्सीजन की बॉन्डिंग के बारे में। तो ऑक्सीजन का देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ठीक है, और ये भी ऑक्सीजन से कंबाइन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा कोई बॉन्डिंग नहीं है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले अगर बॉन्डिंग शो करेंगे तो पहले बनता है राइट क्या, सिग्मा बॉन्ड। फ्रेमवर्क पहले तैयार होता है, ये सिग्मा है, दोनों पहले सिग्मा बनाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम, ये दोनों क्या बना रहे हैं, पाई। तो पाई किससे बन रहा है, पाई की बात करेंगे तो ये बन रहा है, इसका भी p ऑर्बिटल है, इसका भी p ऑर्बिटल है, तो ये p पाई बना। उसकी बात करेंगे तो p पाई बना। d किसका बेटा, सल्फर का। ठीक है, और बात करते हैं हम सिग्मा की, और सिग्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा में आप देख रहे हैं कितने बने, 2 सिग्मा बने बेटा इसमें,
और इस केस के अंदर सिग्मा 2 बने हैं, वो किस किस से बना है बेटा, ये भी P और P से सिग्मा बना है, और ये भी बना है P और P से सिग्मा बना है, और ये जो अनइंटरैक्ट है अभी भी सल्फर के वैलेंस शेल में, या देख रहे हैं इसको मैंने अनपेड नहीं किया, तो ये आपका कहलाएगा, बच्चों ने आंसर दिया कुछ गुड, लोन पेयर, ये लोन पेयर कहलाएगा। और लोन पेयर वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट नहीं करते या बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, केवल सेंटर एलिमेंट के पास ही रहता है, उसको लोन पेयर कह रहे हैं। और लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन के अंदर काउंट होते हैं, यानी सिग्मा और अभी लोन पेयर। आगे और चीजें इन्वॉल्व होती जाएंगी, वो हम चीजें आगे देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हम। तो ये लोन पेयर हो गया और दो ये हो गए। तो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल कौन सा था बेटा, सबशेल कौन सा था, S, और ये आपके 2 सिग्मा S 2 P, पाई काउंट नहीं करते, तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा SO2 का, ये आपका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। ठीक है, किसी लोगों के मन में डाउट होगा सर क्या P और D से मिलकर बन सकता है, बनता है, बहुत सारे एलिमेंट बनते हैं। PD अगर बात करेंगे तो PD लीनियर भी होता है, sp भी लीनियर होता है, लेकिन PD भी लीनियर होता है, तो बहुत सारे कंपोजिशन है, हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया आपका sp2, और जो मैंने क्वेश्चन आंसर पूछा था, p पाई d पाई पूछा था, p पाई d पाई 1 बनेगा, p पाई भी 1 बनेगा, सिग्मा में 2 बनेंगे, वो p से बनेगा, p से बनेगा, लोन पेयर इसका इंटरेक्ट नहीं करेगा। यानी आपसे पूछा बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आपके सामने बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स पूछे जाते हैं, और ये चीज आपके पास ये चीज हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको मैंने समझा दी। अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन के बारे में। हाइब्रिडेशन की जरूरत कहां से पड़ी, हम जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा हुआ है एग्जाम्पल समझाने के लिए, हम उससे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, इसीलिए हम उससे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप पहले से उस बारे में जानते हैं कि हर जगह एग्जाम्पल में लिखा होता है CH4, इजी होता है, CH4 से एग्जाम्पल लिखा। आखिर ये यूज क्यों हुआ, इसको देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसीलिए ये हो जाएगा। वैलेंस शेल में बात करेंगे तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। क्या ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वैलेंस शेल जो है n=2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यानी सेल नंबर कितना ना वो 2। तो यहाँ पे एक ये, ठीक है। अब CH4 बनाने के लिए मुझे चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पास कितना है, 1 2 है, मुझे 2 और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये आपकी हो गई ग्राउंड स्टेट कार्बन की। अब ES1 ES2 नहीं जा सकता, इस केस के अंदर ES2 क्यों नहीं जा सकता, हम वैलेंस शेल की जनरली बात करते हैं, उस केस के अंदर बॉन्डिंग यानी ES2 अगर हम बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्या मैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, क्योंकि 4 के अलावा करने को है ही नहीं, क्योंकि फिर ये बिल्कुल इनर वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, वो उसका वैलेंस शेल कहलाएगा ही नहीं। और वैलेंस शेल के अगर अलावा आप किसी और इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वीबीटी ने उस बात को डिस्कस नहीं किया हुआ है। वीबीटी ने वैलेंस शेल के ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अनपेयर कर करके दिखाया है और उसके बारे में ही डिस्कस किया हुआ है। तो हम वीबीटी को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। एक और ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे होके कहां चला जाएगा, बिल्कुल सही यहां चला जाएगा। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, बिल्कुल सही 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप। हाइड्रोजन के पास आपको पता है केवल s ऑर्बिटल होता है और हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, तो मतलब केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो फटाफट बनाते हैं हम लोग, एक H ये, एक H ये, एक H ये और एक H ये, ठीक है। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, ये 4 सिग्मा बॉन्ड आपके बन गए। अब एक जो हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ, ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको देख लेते हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड है और चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4 सिग्मा है तो sp3 चला जाएगा, राइट। अब बात आती है कि आप जब इस चीज को देखा गया कि इस चीज के बारे में जब देखा गया कि ये एक हाइड्रोजन तो ऐसे कंबाइन हो रहा है, और मैंने आपको कहा कि S की जो
पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये जो ऑर्बिटल मैंने यूज किए हैं ये आपको पता है, ये 2p है, सॉरी ये 2s है और ये आपका 2p है। तो मैंने आपको कहा कि सेम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो पेनिट्रेशन पावर s की ज्यादा होती है, ठीक है। तो s जो होता है हाइड्रोजन से ज्यादा इंटैक्ट करेगा, ज्यादा इंटैक्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आना चाहिए, मेरे को पता है इसलिए ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं। यानी एक हाइड्रोजन ऐसे आना चाहिए, ठीक है। और sp3 हाइड्रेशन जिसका होता है उस केस के अंदर अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो टेट्राहेड्रल जाता है। तो मैं टेट्राहेड्रल बना रहा हूं, तो ये तो मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। इसको मैं थोड़ा अलग कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको मैं छोटा और कर देता हूं। वो क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको बॉन्ड में हटा देता हूं। कहने का मतलब ये है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई कि 3 तो पी से बन रहे हैं, ठीक है, 3 तो पी से कंबाइन हो रहा है, यानी इसका एस कार्बन के पी से कंबाइन हो रहा है। लेकिन इस केस के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, 1s और 2s के बीच में। 1s किसका, हाइड्रोजन का, 2s किसका, कार्बन का। तो ये दोनों ऐसे ऐसे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा पास में आएंगे, ज्यादा पास में आएंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है, हर बॉन्ड की लेंथ जो है कार्बन के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल कहते हैं, यही मैंने आपको बोला ज्योमेट्री, हर बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, हर बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। तो बॉन्ड लेंथ बराबर होने के बाद साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई साइंटिस्टों के दिमाग में आया, और मैं जैसे समझता हूँ भाई वो एक साइंटिस्ट हो सकता है इसके साथ सर्दी में खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उस समय जब सर्दी थी उसने क्या किया, बहुत ज्यादा गर्म पानी कर लिया। उस समय भी कुछ ना कुछ तो गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट जरूर होंगे, हीट करने के लिए जरूर कुछ होगा। तो काफी ज्यादा गर्म पानी कर लिया। अब भाई बहुत ज्यादा गर्म पानी कर लिया, बहुत ज्यादा गर्म पानी कर लिया, और गर्म पानी करने के बाद काफी ज्यादा पानी करने के बाद अब उसे नहा नहीं सकता। जब वो नहाने गया तो सोचा यार बहुत ज्यादा गर्म पानी हो गया, और बहुत ज्यादा गर्म पानी हो गया, अब वो क्या करे, वेट तो कर नहीं सकता। सोचना था भाई कि आखिर क्यों बॉन्ड लेंथ सबके बराबर है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो फटाफट वो नहाने गया था, पानी गर्म चढ़ा दिया था, वो उसने ध्यान नहीं दिया, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उसके दिमाग में आया कि अरे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, क्या करेगा, कहता है ठंडा ठंडा पानी मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा कम गर्म रह जाएगा, यानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहाने लायक बन जाएगा। ठीक, वो पानी ऐड करता जा रहा था, ठंडा पानी ऐड करता जा रहा था गर्म पानी में। उसके पास आइडिया आ गया, उसके पास आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया कि ऐसा हो सकता है कि एक S 3p से कंबाइन किया हो, 3p ऑर्बिटल, यानी एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, ये सेंट्रल एलिमेंट का है बेटा, कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन में एक s और 3p थे, याद हो आपको। एक s ने ये 2s और ये 2p वाले तीनों, ठीक है, सबको नहीं लिख रहा मैं पहले क्या किया हो, कंबाइन किया हो, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये आपके तीनों p ऑर्बिटल हो गए। हो सकता है कि पहले बॉन्ड का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के पहले इन लोगों ने आपस में मिल गए, आपस में मिल गए हों और एक नई टाइप के ऑर्बिटल्स बनाए हों। 4 कितने कंबाइन हुए, 3p और एक s कंबाइन हुआ हो, सेम नंबर के 4 ऑर्बिटल्स बनाए हों। तो डिफरेंट बुक्स में ऐसा लिखा होता है, यानी नंबर सेम रहे, नंबर
सेम रहे। लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर कितना परसेंट करेक्टर था p वाले का और s वाले का? p के तो 3 जुड़े, s 1 जुड़ा, यानी s का करेक्टर देखेंगे एक ऑर्बिटल के अंदर तो 25% s का, और p का देखेंगे तो कितना होगा 75%, क्योंकि भाई पानी मिक्स किया ना, अगर गर्म पानी ज्यादा रहेगा तो गर्म पानी का रोल ज्यादा होगा, ठंडा पानी ज्यादा होगा तो ठंडा और होता जाएगा। तो इस केस के अंदर भी ऐसे ही रहा। तो जो एक नया ऑर्बिटल्स बनाए गए उसको कहा गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन्हें कहा उन्होंने इन्हें कह दिया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये चारों सेम एनर्जी के हैं, चारों सेम एनर्जी के हैं। बुक्स में थोड़ी इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा इजी क्या बोलूं उसको, नॉर्मल थोड़ा सा केवल एक बॉक्स बना के दिखा दिया जाता है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, बॉक्स वाला ही बता देता हूँ अभी। तो ये चारों के चारों क्या थे? सेम एनर्जी के थे। चारों के चारों क्या थे? सेम एनर्जी के थे। और हर के अंदर एक s और 3p का पोर्शन था 1:3, मतलब हर ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जो था वो sp3 था। अब भाई एनर्जी सेम हो गई, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम हो गई तो इसका मतलब जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन्स के साथ, उसके पास चारों के पास तो 1s ही है ना, और 1s के साथ ऑर्बिटल बनाने के बाद क्या हुआ, केवल जंग किसमें थी, फाइट किसमें थी, s और p में, कि ये डिफरेंट थे, लेकिन चारों ने मिक्स होकर क्या किए, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल बना ली। अब हाइड्रोजन के पास तो केवल 1s है, तो अब आराम से कंबाइन करो, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर आ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम। तो इसीलिए यहां तक, इसीलिए क्या हुआ कि जो नॉर्मल हम लोग नॉर्मल ऑर्बिटल्स बना रहे थे, अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना होता है। ये कार्बन है बीच में, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बन जाए। मैं एक लोग पी नहीं है बेटा, ये कोई पी नहीं है, एक लोग बड़ा बनाया छोटा बनाया ताकि डिफरेंट दिखे। और अभी कुछ ज्ञान की बात बताऊंगा हाइब्रिडेशन के बारे में, ऐसा सोचा, ठीक है, साइंटिस्ट ने जब बनाने के लिए गया कुछ ऐसा सोचा, ठीक है। अब ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, अब केवल क्या करना है, मुझे s को इन्वॉल्व कर देना है। s किसका, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के 4s कंबाइन हो गए और क्या बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। CH4 बन गया, और CH4 बनने के बाद ये आपका CH4 बन गया, और हर एक एंगल जो था ये चेक करके देखा गया तो 109 109.28 मिनट, इसे 9.28, ठीक है। कुछ ये चीज बनी थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 109.5 भी कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लगा 109, हर एक एंगल 109.5। 2 एंगल मैंने दिखा दिए, और दिखाता हूँ, 3 है, 4 है, एक 5 होगा, एक 6 एंगल होते हैं। 109.5 या फिर 109.28 मिनट्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये CH4 हो गया। अब ये नॉर्मली मैंने आपको इससे समझा दिया। अब बुक्स के अंदर कैसे बना रहता है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बुक्स का रिप्रेजेंटेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। और कोई अच्छी बुक होगी तो उसने ऐसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की होगी, उसने बनाया होगा पहले 2s को यहाँ नीचे से पास में, और 2p को बनाया होगा यहाँ, ठीक है। ये 2s बनाया होगा, ये 2p। जो ग्राउंड से पास में होता है वो लो एनर्जी का होता है, और जो ग्राउंड थोड़ा दूर हो गया वो थोड़ा हाई एनर्जी का हो गया। तो आप देख रहे हैं 2s पास में नहीं, कम एनर्जी का, मैंने आपको बताया क्यों। 2p पर हो गया ज्यादा एनर्जी का, ये भी आप जानते हैं क्यों। अगर ये जानते हैं तो ये भी आप निकाल देंगे, ठीक है। इन दोनों को मिस किया, सेम वही बना देता है, सेम वही इन्होंने बुक में काम करेंगे। यही चीज जो 4 मैंने अभी आपको बना के बताई थी, यही चीज वो बना के दे देते हैं। तो ये आपके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। ये 4 आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए। तो ये चीज आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आपको BF3 पे देखना है, BF3 पे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और
बात करूं SF6 पे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, और PCl5 पे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, PCl3 पे भी निकाल सकते हैं आप। ये सारे के सारे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए ये चारों मैंने केवल सिग्मा फ्रेमवर्क वाले में, कोई पाई वाला नहीं है। और हो सकता है किसी का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ना जाए, पेयर्ड अप रहे, क्योंकि हो सकता है जैसे PCl3 के अंदर एक लोन पेयर बना रहेगा इसके वैलेंस शेल के अंदर, P के अंदर एक्साइटेड स्टेट ले जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो इसके अंदर जरूरत नहीं होगी, इसके अंदर होगी, इसके अंदर भी होगी और इसके अंदर भी जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज चारों चीज आप कैलकुलेट करके देखिएगा और हाइब्रिडेशन मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको चीजें समझा दी कि हाइब्रिडेशन के बारे में, हाइब्रिडेशन क्यों रिक्वायर्ड हुआ, क्या बताने के लिए हुआ, बॉन्ड लेंथ जनरली बताने के लिए हुआ, उन सब चीजों को रिगार्डिंगली ये सब थ्योरी दी गई हाइब्रिडेशन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताने की बात कही थी, बेटा हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल है, सोचा गया, ठीक है। जेडीली के अंदर भी लिखा हुआ है, जिसको डाउट हो जेडीली के अंदर बुक्स में लिखा हुआ है। जेडीली जो ब्लैक कवर में आती थी और बल्क मिनिस्टर का उसमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है C60 का, वो उसके अंदर पढ़ेंगे आप, तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक। और हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी या यूं कह लूं कि बतानी थी, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर। ये सब हाइब्रिडेशन आपको निकाल के लाना है इन BF3, SF6, PCl5 और PCl3। सेम है जैसे मैंने कार्बन का बनाया, CH4 का बनाया, वैसे ही आपको देखना है। तो इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। और हाँ देखिए, PCl3 एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। PCl3 एग्जिस्ट करता है, PH3 भी एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। लोगों को हो सकता है आंसर ना पता हो या हो सकता है आंसर पता हो। PCl5 एग्जिस्ट करता है, अभी मैं जब बता ही रहा हूँ मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन PH5 एग्जिस्ट, या मैं ऐसे कर लूँ PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्यों भाई? सेम है, देखो फॉस्फोरस सेम है, क्लोरीन 3 उसमें भी, हाइड्रोजन इसमें 3, क्लोरीन इसमें 5 है, उसमें भी हाइड्रोजन 5 लगा दिया, तो मतलब सेम चीज तो है, लेकिन डिफरेंस किस में है? क्लोरीन में और हाइड्रोजन में। क्या डिफरेंस है? साइज तो नॉर्मल लोगों के दिमाग में आ गया होगा, साइज हो गया, वैलेंस शेल का भी आ गया होगा, ये वैलेंस शेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी क्लोरीन की बहुत ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की देखा गया है 1.8 समथिंग के अराउंड एग्जिस्ट करती है, और 3.5 तो शायद फ्लोरीन की होती है, ठीक है, और 3.3 के अराउंड में मान लेता हूँ फ्लोरीन की होगी, तब भी बहुत ज़्यादा है, यानी 1.2 के अराउंड, 1.2 तो 3 हो गया, यानी 1.7 के अराउंड अगर मैं मान लेता हूँ, 1.7 के अराउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 3 मान लो तब भी 1.2 ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है, था मान लो, जानते हो अगर आप। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने यहाँ रोल क्या प्ले किया होगा, तो इसके बारे में भी जेडीली ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्या एक्सप्लेन कर रखा है वो देखते हैं। अब मैं ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, उससे मतलब ही नहीं। जैसे बॉन्डिंग PCl3 में बनाओगे वैसे PH3 बना देना, ठीक है, लेकिन इसकी रिएक्शन ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है PH3 के साथ, या मैं PH3 के NaOH के साथ रिएक्शन जब कराते हो, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, P4 की रिएक्शन जब NaOH के साथ रिएक्शन होती है तब ये PH3 एज अ प्रोडक्ट आता है, और एक और चीज आती है वो आप पढ़िए और मुझे भी बताइए NaOH के साथ, ठीक है। तो PCl5 और PH5 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है किसके बीच में? क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। करता क्या है, मैं फास्फोरस के एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, एक ही एक्साइटेड स्टेट होगी, मैं फर्स्ट तब भी लिख देता हूं, इसका बैलेंस शेल ही बना रहा हूं। बैलेंस शेल आपको पता है नाइट्रोजन का कौन सा होता है? सेकेंड वाला, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे होगा फास्फोरस, केवल शेल नंबर चेंज होगा, बाकी नंबर जो होगा
एस में और पी में वो सेम रहेगा। 15 हो गया इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो उसके डायरेक्ट में लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे एक स्पेशल जरूर दिखाना होगा भाई, 3 आ गया तो 3d 0 भी होगा, इसके बिना तो काम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में बातचीत करेंगे हम, तो इसमें नीचे जैसे ही आएंगे तो क्या होगा कि ये आपका ग्राउंड स्टेट का है। अब ES1 जाने के लिए क्या होना चाहिए, आप पहले तो देखिए कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं। क्या 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना आराम से कर लोगे? क्या 3s और 3d में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आराम से कर लोगे? इसी चीज को समझाया जेडी ली ने बहुत अच्छे से। ये 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया, मैं इसको इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे इन चीजों को समझाना है। और ये आपका 3d हो गया, इसको ज्यादा बना देता हूं मैं, काफी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सेकंड में हम लोग डी नहीं भरते जब तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना आ जाए। इसके बाद फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन आ जाता है। 3d हम जब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स आना स्टार्ट होता है उसके बाद भरते हैं, ये वैकेंट ही रहता है। क्यों होता है वो? इस वजह से होता है, इसके बीच में एनर्जी गैप कम दिख रहा है आपको, ये और ज्यादा होता है, मैंने जगह बचाने के लिए थोड़ा सा ही ज्यादा दिखाया है, ये ज्यादा होता है। क्लोरीन आने से होता क्या है कि क्लोरीन क्या करता है, 5 क्लोरीन आए तो मैं इसका रियल स्ट्रक्चर बना देता हूं, जब मैं वेस्पर थ्योरी आपको पढ़ा लूंगा। इस वीडियो के बाद आपको वेस्पर थ्योरी मिलेगी और वेस्पर थ्योरी के बाद आपको एमओटी मिलेगी, ठीक है। ये 5 इसका आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब मैं वेस्पर थ्योरी बताऊंगा आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आप देख रहे हैं कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, ठीक है। क्या करेगा, इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कुछ क्लोरीन तरफ खींचते जाएंगे, ज्यादा नहीं, मैं पूरा ज्यादा नहीं बनाऊंगा, दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाएंगे, तब भी इधर में दिखा दिया, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ गलत बना दिया मैंने, यहाँ पे कुछ आ जाएंगे। ये बोल्ड और शेडेड मतलब एक पीछे जा रहा है और एक आगे जा रहा है, इसलिए बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको बना देता हूं। यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन तरफ ज्यादा, क्लोरीन तरफ ज्यादा, यानी पूरा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बनाया है मैंने क्लोरीन की तरफ, पूरा नहीं, क्योंकि फास्फोरस भी भाई ठीक ठाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरा नहीं देगा, ठीक है। पूरा हो जाता तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाता ना, क्लोजेस्ट टू आयनिक, यानी आयनिक टोटल नहीं कहूंगा, क्लोजेस्ट टू आयनिक, यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कोवलेंट के अंदर आता है, तो ये खींच रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उससे भी आप इलेक्ट्रॉन खींच ले रहे हो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि भाई पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो तो पहले ही नहीं देना चाह रहा था आपको इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने उससे इलेक्ट्रॉन खींचने लग गए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, वो और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी गैप क्या होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा हो गया तो ये एनर्जी गैप धीरे 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 कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो काफी लंबा गैप था, पहले यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहां से 3p बना देता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन जो मुझे जंप कराना था, ये 3p तो नहीं छोड़ना था, मुझे जो इलेक्ट्रॉन जंप कराना था वो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करा के ले जाना था पहले यहां। काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं। मैं इसको अगर यहां साइड में बना देता हूं, ये इतना एनर्जी गैप चाहिए, लेकिन ये और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो क्या हो गया कि इसके जो वैलेंस शेल के जो सबशेल थे वो पास में आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो अगर ये पास में आने लग जाएगा तो मतलब अब जो नया क्लोरीन लगने के बाद जो अब गैप होगा वो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ गया 3d नीचे आने की वजह से क्या होगा कि इसका एनर्जी लेवल, जो इसका मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट पे ले जाना था या ट्रांजिशन करना था, वो इतना रह गया। अब भाई इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए?
जो एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जो एनर्जी गैप कम होगा उसके लिए एनर्जी कम चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से आप लेके जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 3s में बना रहा हूँ, और ये जब मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया तब का है, और ये जब का है जब क्लोरीन अटैच नहीं किया था, केवल नॉर्मल था 3s और 3d, उससे ज्यादा होता है लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा कम बनाया। तो ये एनर्जी गैप कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम होने की वजह से इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने की वजह से अब जैसे 1 2 3 4 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे स्पेस और चाहिए होगा, फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा कि 5 वीबीटी के अकॉर्डिंगली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और वीबीटी के अकॉर्डिंगली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मैक्सिमम फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, 5। तो इस केस के अंदर 5 बना लेगा, 3 और 2 5 हो गए, तो पांचों में क्या लग जाएंगे, क्लोरीन, ये सारे क्लोरीन के हैं, ये सब क्लोरीन है। लेकिन बात करेंगे ये डिफरेंस कम किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से कम हुआ। तो क्या हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं था, हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो इस एनर्जी गैप को कम कर पाए, इतना हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा दे लेकिन होगा नहीं, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो वो तो इसको गैप कम ही नहीं कर पाएगा, और गैप कम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, गैप कम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगा, ये ट्रांजिशन जा ही नहीं पाएगा, इतनी एनर्जी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन 3s वाले को आप अनपेयर्ड नहीं कर पाओगे, और अनपेयर्ड नहीं कर पाओगे तो मतलब आप बॉन्ड नहीं बना पाओगे, बॉन्ड नहीं बना पाओगे तो pH5 एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए pH5 एग्जिस्ट नहीं करता, pH3 एग्जिस्ट करता है, जैसे PCl3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। और सॉलिड स्टेट के अंदर PeCl6 का स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि सॉलिड में अगर हो PCl6 तो क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीजें आपको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर चल रहे हैं, तो लास्ट में मैं थोड़ा बहुत हिंट आपको दे दूंगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया प्लीज इसको करने की कोशिश कीजिएगा, हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, और हाइब्रिडेशन अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने सारे के सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स बताए, वेस्पर थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर चार्ज एलिमेंट्स होंगे, उसके चार्ज के साथ भी आपको चीजें मैं समझाऊंगा कैसे आप उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेस्पर थ्योरी के साथ, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।